नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलेंगे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो भारत ग्लोब में स्थिति क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है। अगर हिंदी में पूछेगा, अब सुनिए ध्यान से, कभी भी ये लाइनिंग जो है इसके पैरेलल में जाएगा। अक्षांश रेखा क्या होता है? पैरेलल में जाती है। पैरेलल में लाइनिंग जाएगी कहाँ तक? 90 तक। कहाँ जाएगी? ऊपर तक, ठीक है। और इसके नीचे ये भी पैरेलल में आएगी। तो जो पैरेलल में लाइन चल रही है, ये पैरेलल में क्या दिखाता है? अक्षांश की लाइन दिखाता है। तो अक्षांश की लाइन है क्या? यहाँ से देखिए आप, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, कितने हो गए? 180 डिग्री। 180 डिग्री अक्षांश होता है और देशांतरीय कितना होगा? 360। इधर 180, इधर 180 बताए थे। अब ध्यान से देखिएगा, दो चीज़ें। अभी हमने कहा इक्वेटर अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी इक्वेटर का मतलब क्या कह सकते हैं हम? क्या विषुवत रेखा, क्या कहेंगे? विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जो है, ये अर्थ को दो भागों में बांटता है, ठीक है। जब ये दो भागों में बांटता है तो अर्थ के उत्तरी वाला जो जगह है, ये इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? तो जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है, ये डायरेक्शंस के हिसाब से क्या बांटा हुआ है? और ऊपर वाला किसके? इक्वेटर के, यानी अर्थ के बीचों बीच से ऊपर के हिस्सा डिवाइडेड है तब। अब ध्यान से देखना, ये जो लाइनिंग है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक लाइन गुजरी और भारत की स्थिति देखा जाए तो कहीं यहाँ पे है ना, भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ है। और एक लाइन यहाँ से गुजरती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर दूसरी एक लाइन यहाँ से गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो पृथ्वी से टोटल 3 लाइनें गुजरती है, लेकिन पृथ्वी के बीचों बीच से कौन लाइन गुजरती है? ये कौन? विषुवत रेखा, इक्वेटर। अक्षांश रेखा ही बोलते हैं ना? अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, या फिर इसको विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है। तो 3 लाइनें गुजर रही है, देख रहे हैं। अब पूछता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती है? यानी कि मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों गुजरती है। तो देश कौन सा है? महाद्वीप अफ्रीका। कौन सा है? तो आप इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, अफ्रीका एक ऐसा है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, पॉइंट करके लिख लेना इसको। हाँ लिख लो, जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती है, तीनों रेखा गुजरती है, ठीक है। आप इसको लिखें, तीनों रेखा गुजरती है। अब देखिए अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती है। हाँ, महाद्वीप। पूरे वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? हाँ, 7। अफ्रीका वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे पहला एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ देखिए, ये आप अफ्रीका के मात्र ऐसा देश है जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती है। हाँ, लिख लें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्या हमको समझ में आ गया था? ये इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी का पहला जो होता है, स्टार्टिंग जो चैप्टर है 6 क्लास से लेकर आप 9 तक देखिएगा एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले यही बताया गया है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है वर्ल्ड में। और भारत की स्थिति समझने के लिए हमें ग्लोब पढ़ना ज़रूरी है। हम ग्लोब का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लोब हमें सही मापन बताता है कि देश की कितना डिग्री पे, कितना मिनट पे वो लोकेटेड है। अब जो मिनट की बात कर रहे हैं, ये मिनट क्या है? ये मिनट क्या है? मिनट समय दर्शाता है। और समय कहाँ से हमने लिया? ग्रीनविच से। कहाँ से लिया? इसको कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन कहते हैं, है ना, ग्रीनविच से लेते हैं। अब ग्रीनविच क्या होता है कि बीच से होता है, ग्रीनविच इस पे ही डिवाइड होता है, 0 डिग्री ग्रीनविच आता है, 0 डिग्री रेखा इस तरह से आता है। तो हमारे देश में जो ग्रीनविच आता है वो लगभग 5 देशों से ही कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 82.5 डिग्री। कितना डिग्री?
साढ़े 82 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, ठीक है। तो कहेगा ग्रीनविच जो है, जो वर्ल्ड का ग्रीनविच है, इंग्लैंड से आता है, ब्रिटेन से निकलता है, और लंदन से ग्रीनविच को नापा जाता है। उससे हम क्या करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। जो देश का टाइम है ना, 24 घंटा कैसे हो रहा है, 23 घंटा कैसे हो रहा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे करते हैं, ग्रीनविच से कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का जो समय है वो ग्रीनविच से लगभग 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। कितना? ग्रीनविच से देश का समय है लगभग 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ठीक है। और ग्रीनविच का 5.5 घंटा ज़्यादा है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला ग्रीनविच जो है हमारे भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। बाहर जाके देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर। आपको जो डिग्री लिखा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि कितना पे लोकेटेड है। अगर पूछेगा विस्तार स्थिति क्या है भारत की, अक्षांशीय और देशांतरीय, तो आप इसको बता सकते हैं। और ज़्यादा करना है तो तीनों लाइनें कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों लाइनें गुजरती हैं। पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी है। और अगर पूछेगा आपसे ग्रीनविच समय रेखा, क्या बोलते हैं इसको, समय रेखा, इसको भी लिख लो, बना लीजिए। समय रेखा, पूरे विश्व में समय रेखा कहाँ से गुजरती है, कहाँ से निकलती है, तो यह ग्रीनविच से, ग्रीनविच से समय रेखा चलती है। और भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कितने डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री पे, कितने पे, 82.5 डिग्री पे लोकेटेड है। वैसे भी अगर अर्थ को देखा जाए तो सुनिए, यहाँ ये जो रेखा है, ये रेखा जरूर लिखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे क्या है, झुका हुआ है। अर्थ पे क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, क्योंकि उत्तर में है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, समझ गए। ये उत्तरी है, दक्षिणी। और अगर आगे बात करेंगे तो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। और इसमें देखो, और आगे बढ़ते, यहाँ है आर्टिक, आर्टिक ओशन, क्या है, यह आर्टिक है, अटलांटिक है, यह आर्टिक। आर्टिक जो होता है ये कितने पे लोकेटेड है, तो 66.5, कितने पे, 66.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पे आर्टिक कितना है, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्थ पोल, और इधर भी नॉर्थ पोल। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। पृथ्वी को पहले 3 रेखा में गुजरा, ये तीनों रेखा कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से, मात्र एक कॉन्टिनेंट है। दूसरी, ये जो ऊपर का जो ये है आर्टिक ओशियन, और नीचे का है अटलांटिक, दोनों में अंतर है। अटलांटिक और आर्टिक में अंतर है। आर्टिक का मतलब होता है इसके सबसे निचली वाली ध्रुव, इसको कहते हैं हिंदी में शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण उष्ण, यह है उष्ण कटिबंधीय और यह शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण का मतलब जहाँ पे ठंडा ज़्यादा रहता है, यहाँ पे बर्फीला ज़्यादा है। ये दोनों एरिया क्या है, इग्लू का नाम सुना है, इग्लू, इग्लू होता है जो बर्फ़ में रहता है। इग्लू जनजाति जो होता है बर्फ़ में उत्तरी गोलार्ध में रहता है, और उनका घर का है ना, घर को उनको इग्लू कहा जाता है। और वो ज़्यादातर आपके यही ध्रुव में मिलते हैं। नहीं, कश्मीर तो हमारा भारत का ही है, वहाँ भी रह सकता है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज टेम्परेचर उसको उसके लायक मिलता है, उस तरह से उसका एडेप्टेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सबसे उत्तरी, पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला हिस्सा और पृथ्वी के सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फबारी है। इसको कहते हैं वाइट कॉन्टिनेंट, यानी कि उजला महाद्वीप, वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ से पेवर वाइट दिखता है। यहाँ पे कोई मरुस्थल, कोई प्लेन एरिया कुछ भी नहीं है, खाली क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुवीय जानवर पूछेगा तो कौन मिलता है, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर इंग्लिश में बोलते हैं, वो कहाँ मिलता है, यही बर्फीले चट्टान में मिलते हैं, ठीक है। तो यह उत्तरी, तो यहाँ 66.5 डिग्री पे दोनों कितना है। और ये देखिए, ये आपको हमने बताया कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से जाती है, ये कितना 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ऐसे भी पृथ्वी कितने पे है, 23.5 पे झुका हुआ है ना। पृथ्वी का पूरा आकार गोल नहीं है, थोड़ा सा चपटा है, नारंगी की तरह। और यही वजह है, मैं अभी थोड़ा इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी क्यों ऐसा चपटा है, और क्यों जो सन है कितने से कितने के बीच में ट्रेवल करता है, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तीनों लाइन आपको, ये डिग्री ध्यान, ये लिखे आप, ये ज़रूर लिख लीजिए, ये लिखिए आप इसको, कितना पे 23.5 आर्टिक ओशियन, इसको हम कहते हैं आर्टिक,
या फिर इसको आर्कटिक कहते हैं, आर्कटिक महाद्वीप। और ये है अटलांटिक, अटलांटिक। अटलांटिक है, ठीक है। अटलांटिक ओशन या अटलांटिक सागर कहते हैं। सर अटलांटिक क्या चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चल हो गया। आज मैं आपको भेज देंगे, एक भी दे दीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको आगे। ये 66.5 है और 23.5। उत्तरी गोलार्ध में से दो। हाँ, ये दोनों इक्वेटर के नीचे आएगा तो सब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, इक्वेटर से ऊपर जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या ये भूमध्य रेखा जाती है। उत्तरी गोलार्ध 23.5। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ का जो पृथ्वी के बीचों बीच से इन तीनों रेखा के बीच में जो सन है कैसे ट्रेवल करता है। क्या कभी सन ट्रेवल करता है? सन ट्रेवल करता है? क्या ट्रेवल करता है? अर्थ कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन करता है? मतलब एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में नहीं, घड़ी को अपोजिट में है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शंस बताइए ना, डायरेक्शंस। ये जहाँ इस साइड से नहीं करता। सन कभी भी, सन जो है पूर्व से उगता है दक्षिण में, और अर्थ जो है दक्षिण से अपोजिट। तो अर्थ क्या है, सन का अपोजिट ट्रेवल करता है। और सन कभी ट्रेवल नहीं करता है, लेकिन उसका अर्थ जो घूमता है उसके वजह से वो भी, क्योंकि हर एक जितना भी ग्रह है एक दूसरे के अपने क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, परिक्रमा करता है, और खुद अपने भी घूमता है। लेकिन सन क्या है, स्टेबल है। अब कैसे स्टेबल है, क्यों ऐसा होता है, देखिए हो गया। अब देखिए ध्यान से, यही तो मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। देखिए हमने तीनों रेखा बनाया, 1 2 3, और यह है अटलांटिक, यह है आर्टिक, ठीक है। ध्यान से, क्या बोले सर इसके नीचे वाले को? इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते वो हैं? तो पता है सर, मकर रेखा। इसे कहते हैं आर्टिक, आर्टिक। आर्टिक। ऊपर है अटलांटिक, आर्टिक महाद्वीप है। आर्टिक महाद्वीप कहेंगे, और उसको अंटार्कटिक। अटलांटिक महाद्वीप कहेंगे। देखिए यह है मकर रेखा और यह है विषुवत रेखा या भूमध्य। हाँ, भूमध्य रेखा। और ये आपका कौन सा हो गया, कर्क रेखा, ठीक है। हाँ, कर्क रेखा। आप ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये जो जगह है इसके बीच वाला देख रहे हैं ना, इन तीनों रेखा के बीच में है ना, यस। इन तीनों रेखा के बीच में क्या होता है, जो सन है ऐसे से ट्रेवल करता है। क्या करता है? आप बोलोगे सन ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि सन जो है ट्रेवल नहीं करता। अब सुनिए ध्यान से, अर्थ यानी पृथ्वी जो है कहाँ से करता है, पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट करेगा, यानी कि पश्चिम से, पूरा पश्चिम से पृथ्वी क्या करता है, घूमता है, हाँ? लेकिन जो सन है यानी सूर्य, इसका जस्ट उल्टा करता है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखिए कैसे घूमता है। अब यहाँ देखिए, ये अर्थ है, ये समझ लो क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है वेस्ट, और ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। सन पूरब में उग गया, हाँ सर। सन पूरब में उगेगा, हाँ सर। ये घूमता घूमता दिन दोपहरिया होता है, शाम कहाँ होता है, वेस्ट। वेस्ट में। वेस्ट से अर्थ निकलेगा इधर, तो ये आप बना सकते हैं समझने के लिए। इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अब इसमें ग्लोब में कैसे दिखाएंगे कि कैसे होता है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अपना भारत प्यारा है ना, यहाँ पे अपना प्यारा क्या है, भारत है ना। अब देखिए ये करके रेखा भारत को दो भागों में क्यों बांट रहा है, तो ध्यान से देखिए कि ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है भारत का, जो दक्षिण वाला हिस्सा है, तो सन यहाँ तक भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बोलिए। सन यहाँ तक भी जाएगा। यस सर। जैसे अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल का पिछला वाला पहिया मान लीजिए टाल हो गया, ऐसे पूरा राउंड था, थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, तो जब चलाएंगे तो टेढ़ा मेढ़ा होकर सटेगा फ्रेम में, सट, ठीक है, टकराएगा। इसी तरह यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी पूरा टेढ़ा है हल्का, तो सन गोल है। सन जब घूमता है तो पृथ्वी में थोड़ा इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से टकराने से क्या होता है कि सन कभी कहीं पे ज़्यादा अपना लाइट को छोड़ता है, कहीं पे बहुत कम, कहीं पे बहुत ही सीधा चमकेगा, तो कहीं पे सन का लाइट बहुत दूर से तिरछा चमकेगा। जैसे समझिए अगर सन यहाँ पे रहेगा तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये वाला एरिया, यहाँ पर लाइट कैसा जाएगा, तिरछा जाएगा, ठीक है, तिरछा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे चेन्नई है, यहाँ पे चेन्नई है, मद्रास है, यहाँ पे जब सन जाएगा तो सीधे सीधा पड़ेगा, सीधा लाइट कैसे पड़ेगा, सीधा। तो यही कारण होता है कि दक्षिण भारत के लोग, आप देखिएगा तो वहाँ के लोग ज़्यादातर काले काले नज़र आते हैं, हैं। साउथ इंडियन के लोग देखिए काले काले नज़र आते हैं, और उत्तर भारत के लोग सबसे ऊपर वाला जम्मू कश्मीर चले जाइए, सब कैसा दिखेंगे, गोल गोल सफ़ेद दिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट बहुत कम पहुँचता है, और यहाँ से लाइट सीधे चमकता है, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग गर्मी में काले होते हैं। हाँ, तो समझ गए। तो यहाँ पर क्या अर्थ, जो सन है यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कभी यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, यहाँ से घूम के आएगा। अब ये इस, हमारा पूरा ग्लोब है ना सर, हाँ पूरा ग्लोब, पूरा ग्लोब में सब महाद्वीप है। हाँ सब दिखाएगा, सब महाद्वीप से बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जगह है इस वाले एरिया में, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। अब कटिबंधीय का मतलब क्या होता है, कटिबंधीय का मतलब जलवायु, क्या होता है, जलवायु। जहाँ पे जिस तरह से मौसम बदलेगा उसे हम जलवायु कहते हैं। या देखिए यहाँ पर उष्ण का मतलब गर्म, क्या, ई एरिया में जब सन ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। और अगर इस एरिया से यहाँ आएगा तो इधर मौसम ठंडा हो जाएगा और गर्म इधर हो जाएगा, और फिर इधर जाएगा तो इधर गर्म होगा, इधर ठंडा होगा। तो कहने का मतलब इस वाले एरिया में, इतना जोन में हमेशा मौसम कैसा रहता है, कभी गर्म कभी, इसलिए हम लोग बीच में तो कभी ठंड, तो बराबर, हाँ समझ गए, हमेशा गर्मी कभी कभी ठंडा। इक्वेटर के पास जितने भी कंट्री का वो हाँ, अब देखिए यहाँ पर परिवर्तन कैसे आता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय का नाम सुने, हाँ, पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय की एक जगह है मानसीरांग चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश। चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर मानसीरांग जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। और पहाड़ी 3 कहाँ है, मेघालय के अंदर, गारो, खासी, जयंतिया। और जो ये बारिश होती है ना मानसीराम पूजा, ये खासी जनजाति के नाम से पहाड़ी का नाम रखा गया, और इसी पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, खासी पे, गारो पे, खासी जनजाति, खासी पहाड़ी पे। तो 3 जनजाति हैं, 3 जनजाति के नाम से है गारो, खासी, जयंतिया। ये कहाँ, मेघालय के अंदर। अब पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम में होती है। क्यों होती है, जब सन इधर आ जाता है शाम के टाइम में, से इधर आएगा दोपहर में, तो यहाँ पर 3 बजे 4 बजे क्या होता है कि रोज़ाना बारिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी और जंगल है, क्या है। अब पहाड़ी जंगल में जैसी जलवायु एंट्री करती है तो वहाँ पे पहाड़ी जो है चारों तरफ उसे घेर लेता है और उसे बाहर निकलने नहीं देता है, और मौसम यहाँ के कैसा हो जाता है, ठंड। और रोज़ाना 3 बजे के बाद कैसा मौसम हो जाता है, ठंड। हाँ हाँ, मेघालय में। और जैसे ही मौसम ठंड हो, जैसे 3 पहाड़ी के बीच में अगर कोई जलवायु फंस जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा,
तो यहाँ पर मौसम हो जाता है ठंड, और ठंड होने के बाद क्या होता है, पहले तो यहाँ पर धूप था, तो धूप से पानी का वाष्पीकरण हुआ, इवापोरेशन हुआ। अब वाष्पीकरण से क्या हुआ, बादल बना, बादल बनने से यहाँ पर फंस गया। अब ये बादल कहीं जा नहीं सकता है, तो पूरा का पूरा बारिश कहाँ पर असर होता है, यहीं गिर जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ क्यों होता है, समझ में आ गया। दूसरा रीजन, यहाँ पर सन इधर आ जाता है, तो पूछता है कि उष्णकटिबंधीय, और ये जो रीजन है इसको कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, शीतोष्ण मतलब ठंडा, शीतोष्ण मतलब ये एरिया कैसा रहेगा, ठंडा, क्योंकि सन तो इधर पहुंच नहीं रहा है। यहाँ पे लाइट कैसे पड़ेगी, तिरछा, यहाँ पे लाइट कैसे पड़ेगी, तिरछा, तो ये भी क्या कहलाता है, शीतोष्णकटिबंधीय। क्या कहलाएगा, सर तो सॉल वाले लोग भी तो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ भी तो पानी पड़ना चाहिए, किसान क्या पता है वहाँ पे क्या होता है। बारिश होता है वहाँ पे भी बारिश होता है, केरला में बहुत बारिश। बहुत होता है। अब मौसम हम वहाँ के लोग काला क्यों होते हैं? काला क्यों, तो बता तो दिया आपको। नहीं सर, हीरोइन लोग तो गोरी होती है। नहीं, सुनिए सुनिए बता, हाँ, हम लोग तो साउथ की है, तो हम लोग तो सब गोरे रहते हैं, हीरो अरे हीरो हीरोइन तो अपना वो मेकअप के अकॉर्डिंग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेचुरली देखा जाता है यहाँ के लोग ज़्यादातर काले मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन का लाइट डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है सीधा। और याद रखिएगा, जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा होगा और वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक कि शाम के टाइम बारिश होना जाना है। साउथ में बारिश होता है, केरल में होता है बहुत ज़्यादा, केरल में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, उधर भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, इन सब में नदियों में बहुत बारिश आती है, बहुत होता है, पानी बाढ़ आता है। तो देखिए यहाँ पर एक बात और है, जहाँ बारिश होगा वहाँ चावल की खेती भी ज़्यादा होगा। आंध्र प्रदेश में चावल की खेती ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे कृष्णा डेल्टा है, कृष्णा नागार्जुन डेल्टा है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन डेल्टा के आसपास में क्या है, बहुत ज़्यादा वो होता है, चावल की खेती होता है। और चावल का कटोरा भी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है ना। कौन कौन सी नदी से बनी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। जी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जब पढ़ाएंगे ना तो सारा डेल्टा, झील, झरना सब समझा देंगे अच्छे। सुनिए, ये बात समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन में समय कैसा होता है, गर्म, शाम में ठंडा, और इन दोनों को मिला लिया जाए तो इसको कहेंगे समशीतोष्णकटिबंधीय या सम उष्णकटिबंधीय, यानी बराबर ठंडा और बराबर गर्मी। सम का मतलब बराबर, सम का मतलब, तो इसके नीचे वाला जो मकर रेखा के नीचे वाला एरिया है, ये रीजन को हम कहेंगे शीतोष्ण, और ये कर्क रेखा के ऊपर वाला एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। ठीक है, क्यों बोलेंगे, बता दिया, क्योंकि ठंडा यहाँ पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे गर्म, यहाँ पर ठंडा ज़्यादा, बीच में क्या होता है, गर्म। और यही बात है। अब बताइए, अब एक और रीजन बताइए, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा पेड़ पौधा कहाँ होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा इन दोनों में बताइए, सबसे ज़्यादा इधर होगा कि इधर होगा, कहाँ होगा, ऊपर वाले में तो कम होता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे सूर्य का रोशनी कम होता है वहाँ पे ऐसे लंबा वाला पौधा जिसको बोलते हैं पिक वाला जो होता है ऐसे। सुनिए, ई वाला एरिया है, इसमें ज़्यादातर क्या बनेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, घने होंगे, खेती ज़्यादा होगी, क्योंकि रीजन है पानी जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे और खेती भी ज़्यादा होगी, पानी है। लेकिन जनसंख्या पूछता है, अर्थ के ऊपर जनसंख्या कौन से वाले द्वीप में रहता है, कौन से वाले कटिबंधीय में रहता है, तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय में। कहाँ रहता है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहेगी, उष्णकटिबंधीय में। हम लोग आधा कहाँ आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय में, और आधा शीतोष्ण में। अब देखो उष्णकटिबंधीय में क्यों होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ मिल जाता है इंसान के रहने के लिए, प्लेन एरिया, बारिश, जंगल, रिवर, खेती, सब कुछ मिल जाएगा। तो जनसंख्या कहाँ रहेगी, यही रहेगी। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में कि कौन से कटिबंधीय में सबसे घना जनसंख्या रहता है, तो उष्णकटिबंधीय में। कहाँ रहेगा, समझ गए, क्योंकि ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय, कोल्ड रीजन, इसको कहते हैं कोल्ड रीजन या हॉट रीजन। तो कोल्ड रीजन में शीतोष्णकटिबंधीय में लोग ठंडा में ज़्यादा, और वहाँ खेती भी ज़्यादा, पेड़ पौधे भी ज़्यादा, समझ गए, क्लियर।
अब बताइए यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इतना ज़्यादा घना हो जाता है कभी कभी, जैसे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा घना कहाँ है पेड़ पौधा, बताइए। सबसे ज़्यादा घना पेड़ पौधे बाल्टी में सबसे ज़्यादा किस देश में? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में क्या है? आप लोग ब्राज़ील में उसका नाम नहीं सुने आपने? सबसे बड़ा जंगल पूरे दुनिया का, अफ्रीका का जंगल, अमेजोन का जंगल है, अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर के आसपास सारे जंगल कैसे हैं? वो अमेजोन का जंगल बहुत ही घने हैं और पूरे वर्ल्ड की ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है ना। हाँ, और कॉफ़ी के बागान जहाँ पे होता है उसको फैजेंडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रायल 3 में टीचर में। हाँ, फैजेंडा क्या बोलते हैं? कॉफ़ी सबसे ज़्यादा बागान वहाँ पे, जिस एरिया में उगाते हैं उस एरिया को हम फैजेंडा कहते हैं, उस ज़मीन को। तो देखिए ध्यान से इधर, अब इस वाले एरिया में ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। अब यहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अमेजोन का जंगल भी यहीं पे है, ब्राज़ील इसके आसपास पड़ता है। कहाँ? तो ब्राज़ील में अमेजोन के जंगल में पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा जंगल है और पूरे वर्ल्ड में 20% ऑक्सीजन को अकेले रिफाइन करता है। यानी पूरे वर्ल्ड में अर्थ पे ब्राज़ील का जो जंगल है, जहाँ पे अमेजोन का जंगल है, वो जंगल अकेले 20% ऑक्सीजन क्या करता है? रिजनरेट करता है। ठीक है, हाँ, तो ऑक्सीजन 20% लाता है। कितना? और यहीं पे लगभग 16,000 से ज़्यादा जीव जंतु कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। कितने? 16,000 से ज़्यादा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया है ब्राज़ील, ब्राज़ील में एक नदी बहती है जिसका पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, जिसको कहते हैं अमेजोन नदी। क्या बोलते हैं? अमेजोन रिवर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर। अगर आपसे पूछेगा पूरे वर्ल्ड की, हाँ, अमेजोन जंगल भी है, अमेजोन रिवर भी है। अमेजोन की सबसे लंबी पूछेगा पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बड़ी और लंबी में अंतर होता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी है, पूरे वर्ल्ड की नहीं। पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी है ना। और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी अमेजोन नदी। ठीक है, क्लियर? ये स्टैटिक पोर्शन है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस वाले रीजन में समझ में आ गया। पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगा, जंगल भी ज़्यादा होगा। बहुत सारे महाद्वीप आ जाएंगे। सारे मैक्सिमम महाद्वीप इधर ही आते हैं। हाँ हाँ, एक महाद्वीप आपसे बता रहे हैं अफ्रीका। आर्कटिक और अटलांटिक। अफ्रीका ये में है, अफ्रीका यहाँ पे बीच में आता है। अफ्रीका भारत जहाँ पे अफ्रीकी नहीं, सुनिए, अफ्रीका कहाँ आता है? अफ्रीका बिल्कुल बीचों बीच में ऐसा आता है। और सन जब ट्रेवल करेगा तो सबसे ज़्यादा दोपहर के टाइम जब गर्मी होती है, उस सबसे ज़्यादा यहीं पे गर्मी होती है अफ्रीका में। और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ा मरुस्थल, जो सबसे गर्म मरुस्थल, उसे क्या बोलते हैं? थार। उसे क्या बोलते हैं? सहारा मरुस्थल। क्या बोलते हैं? पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा। और सहारा कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के लोग इतने काले काले घुंघरेले बाल वाले कैसे होते हैं? पता चल गया होगा, क्योंकि अफ्रीका बीच बीच में है और यहाँ पे सन का लाइट सीधे सीधे पड़ता है। सन का लाइट सीधे सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो बाल है वो घुंघरेले हो जाते हैं और यहाँ के लोग सबसे अधिक काले काले नज़र आते हैं। आप देखिएगा अफ्रीका के लोग लंबे लंबे काले काले होंगे, देखता है ना। हाँ, अब देखिए, ये होने के बाद अफ्रीका समझ में आ गया। अफ्रीका में पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मरुस्थल नाम क्या है? सहारा। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा। और सहारा पूरे वर्ल्ड की सबसे गर्म मरुस्थल सहारा। कौन सा होगा? और जाहिर सी बात है कि अगर सूरज अगर यहाँ से हम सामने होगा तो मरुस्थल तो गर्म ही होगा। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल थार मरुस्थल। कौन सा? थार जेडर। थार मरुस्थल जो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। पता है, राजस्थान के जयपुर के हिस्सा में इधर है। ठीक है, सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी थार मरुस्थल। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सहारा मरुस्थल कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में। अब पूरे वर्ल्ड की सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में। ठीक है, और एक और है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मरुस्थल, जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। और गोबी, फुल गोभी जानते हैं? गोबी। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो आप चले जाइए मंगोलिया में। कहाँ? अब मंगोलिया के कहाँ सर? मंगोल। इतिहास, मंगोल से इतिहास रिलेटेड है। मंगोल कहीं रहने वाला चंगेज खां था।
जो भारत में आया था विनाश करने, लेकिन उस समय इल्तुतमिश ने उसे संभाल लिया था और इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। अब समझिए ये एरिया जो है, बात समझ में आ गया यहाँ तक एरिया? इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछेगा ही नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। आप कोई दिक्कत पूछिए इसमें से। यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि यहाँ के पेड़ पौधे की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है, क्यों होती है, रीज़न सुनिए। यहाँ इतने घने जंगल है अमेज़न में कि छोटे छोटे पेड़ पौधे ऊपर आ नहीं पाते हैं। क्या करते हैं, सूरज को रोशनी पाने के लिए सूरज की, हाँ, तो सूरज की रोशनी नीचे तक धरती तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर दलदली मरुस्थल मिलता है। कैसा मिलता है? दलदली ज़मीन मिलता है, समझ गए हैं। ऊपर से रहेगा कि मिट्टी सूखा हुआ, लेकिन अंदर क्या है, पानी, क्योंकि वाष्पीकरण होता ही नहीं है, सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, समझ गए। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो लंबा नुकीला होकर लंबा निकलता है। क्यों निकलता है? सूरज की रोशनी पाने के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे? घना और लंबा लंबा। कैसे होंगे? उसे यूकेलिप्टस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूकेलिप्टस से पेड़ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में, अलाउड ऑफ नंबर एरिया वाइज, यह होता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। आपको स्टैटिक ऐसा ऐसा हैगा मेरे पास ना है कि आप शायद बुक में नहीं पढ़े होंगे। अब सुनिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप क्या कीजिए, ये डायग्राम बनाइए और बनाने के बाद यहाँ से तीनों रेखा को डिनोट कीजिए। पहला कौन है? कर्क रेखा, दूसरा विषुवत रेखा, तीसरा मकर रेखा। और ये वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा, इसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय आर्किड, शीतोष्णकटिबंधीय। यहाँ पर ठंडा, अगर समझ में ना आता तो यहाँ पर ठंडा लिख दीजिए। उष्ण का मतलब गर्म होता है, या गर्म लिख दीजिए, ठीक है। आप ये बनाइए। क्या लिखा हुआ है? हिमालय पढ़ रही थी, बहुत कम लिखा हुआ। लिखने की कोशिश कीजिए, आप फ़ोटो लीजिएगा फ़ोन में ही रह जाएगा, वो आप घर पे जाके लिखते हैं पक्का, श्योर? 90% आप नहीं लिखते होंगे। लिखते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं लिखेगा तो फिर आपको बस धोखा है, क्योंकि लिखने से क्या होता है, ज़्यादा याद होता है। पढ़िए ऐसा कि एक बार में याद हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? ये याद नहीं होगा। इसमें एक और है, पवन। जब हम पढ़ते हैं ना वायु, वायु कैसे कैसे पृथ्वी पे ट्रेवल करता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद इतना ही आपको काफ़ी है। इसके बाद हम आपको इसको डायरेक्शन बता दें, भारत के थोड़ा स्टैटिक जीके लिखा देंगे 10, 15, 20। अभी आपको बहुत डाउटफुल है वर्ल्ड के स्टैटिक जीके में, कौन कहाँ कैसे है कंफ्यूज हो जाती है। कैलिफोर्निया किस देश की राजधानी है पता है आपको? डायग्राम बना दिए। हाँ नोट करके लिख लेते हैं। हाँ, एकदम नोट लिख लिए, ठीक है। आप जो गोल गोल बनाई है ना, उसको डिनोट, सन है, क्या है? हाँ, ऐसा ना पता चले कि डॉट डॉट ऐसे बना दे, क्या है वो तो सन है। और याद रखिएगा यहाँ पे इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। हाँ, इक्वाडोर पूरे वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची, जिसको एक ही नौका झील कहा जाता है। नौका मतलब लेक टिटिकाका, उसकी झील का नाम क्या है? लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। तो यहाँ से एक और स्टैटिक मिल गया। ये जो जगह है यहाँ पे कौन सा देश है? इक्वेटर, इक्वाडोर कौन सा देश है? इसको बाद में हम स्टडी लिखा देंगे, अभी आप लिखें। हाँ, लिखवा देते, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए ना। देखिए पहला आप लिखिए, जो सन है, ठीक है,
सूर्य जो है परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में या मध्य में होती है। सूर्य की परिक्रमा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में होती है। जिसके कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बनने वाले जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाता है। इसके कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनने वाला जलवायु या मौसम उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में बनने वाली जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में बनने वाली जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाता है। और एक और पॉइंट लिखिएगा, मकर रेखा के दक्षिणी हिस्सा में बनने वाली जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। दूसरा पॉइंट में मकर रेखा के, देखिए मकर रेखा के नीचे वाला बनने वाला जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ना। उत्तरी गोलार्ध में 21 को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात भी होती है। हाँ, 21 जून। 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं। 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं, समझ गए? हाँ, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को सबसे बड़ा रात होता है और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 23 सितंबर, 23 सितंबर। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे बड़ा रात होगा छोटा दिन होगा। क्लियर है? एक और पॉइंट लिखिएगा, पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। पृथ्वी अपना घूर्णन मीन्स घूमना। पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करती है। घूर्णन, पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा
ये होता है घूर्णन, ऐसे लिखाता है। पृथ्वी अपना घूर्णन पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो लिखने का दिक्कत है, और भी एक पॉइंट जोड़ते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। लेकिन सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। हो गया। एक अर्थ जो है परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है? 365। वो तो घूमने में, अर्थ रोटेशन करने में एक दिन में 23 घंटा 6 मिनट 27 सेकंड। एग्जैक्ट कभी भी 24 घंटा नहीं करती है, समझे? एग्जैक्ट क्या है? 23 घंटा 24 आवर 4 मिनट 20 सेकेंड। अर्थ का परिक्रमा 23 घंटा 4 मिनट 20 सेकेंड एग्जैक्ट डाटा है। और हम लोग अप्रॉक्स क्या लेके चलते हैं? 24 घंटा। क्या लेके चलते हैं? 23 घंटा 4 मिनट 20 सेकंड अप्रॉक्स लेके चलते हैं, इसलिए कि कभी कभी हमारा दिन महीना भी चेंज है, तो कभी कभी क्या होता है कि लेट से भी सन उगता है, कभी कभी परिक्रमा लेट से भी होता है। जैसे सुनिए, हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश पूर्व हिस्सा में है। पूछेगा भारत में सबसे पहली सूरज कहाँ उगती है? अरुणाचल प्रदेश में। सूरज की रोशनी पहली बार भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की पश्चिम की तरफ डूबने में सन जो है लगभग 2 घंटे का लेट होता है, 2 घंटे का देरी होता है। क्या होता है? पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर सन को डूबने में कितने समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। कितने का? ये भी स्टैटिक है, लिखिए आप। सूर्य को पूर्व से पश्चिम की दिशा में ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिमी दिशा में सूर्य को पूर्व से पश्चिम की दिशा में डूबने के क्रम में कितने समय का अंतराल होता है? डूबने के क्रम में कितने समय का अंतराल होता है? तो लिखिएगा 2 घंटा 2 आवर। हो गया। अब आगे चले, यहाँ से इतना स्टैटिक काफ़ी है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ये तीनों रेखा जब आ गई है तो लिख लीजिएगा मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों दुनिया की, ऐसे लिखिए, दुनिया के एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका, दुनिया के एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका, जहाँ से तीनों लाइनें गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। दुनिया की एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब हमें लगता है कि यहाँ से आपको कोई स्टैटिक नहीं छूटा है, ठीक है? क्लियर? कुछ और भी लिखा थे? सर इन लोग की लंबाई जो होगी, कर्क रेखा की लंबाई, किसकी? कर्क रेखा की लंबाई नहीं, ये डिसाइड नहीं है। सिर्फ आपको ये बताया गया है कि इसमें तीनों गुजरती है। इसका मैं बताता हूँ आगे। अब एक और लिख लीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। लिखिए। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। देखिए, यह है विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ है? अमेरिका में। विक्टोरिया झील
अमेरिका में है। और ये झील से निकलती है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है क्या? और ये नील नदी जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जाकर भूमध्य रेखा ना, सागर भी है नाम है। उस रेखा के नाम से ही भूमध्य सागर का ओशियन का नाम रखा गया है। भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है ना। इसको लिख लीजिए। और दुनिया की सबसे लंबी विक्टोरिया झील से। इसका ऑरिजिन पॉइंट कौन सा है? विक्टोरिया झील ऑरिजिन पॉइंट, और इसको कहते हैं ड्रेन पॉइंट, जहां अपनी पानी गिराती है। और विश्व की सबसे बड़ी, लंबी और बड़ी में बहुत अंतर है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? अमेजोन। अमेजोन नदी। कौन सी नदी? नील नदी सबसे लंबी है सर। लंबी और बड़ी में अंतर है। ये बड़ी और ये लंबी। बड़ी मतलब चौड़ा वगैरह सब। चौड़ा सब ठीक है। अमेजोन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्लियर है? तो अब यहाँ से आपका स्टैटिक, अब भारत का जो स्टैटिक है जो कल मैं लिखा रहा था उसमें बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है। तो उसमें से स्टैटिक लगभग 100 से ज़्यादा निकल के आएंगे बाहर। कल वाला अभी बहुत कुछ ही उसमें छुपा होगा, याद करवाएंगे। अगर कोई पूछेगा विक्टोरिया झील कहाँ पाया जाता है? अमेरिका के अंदर। कहाँ है? इसको भी ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लीजिए। कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया। अभी कैलिफोर्निया चिल्ला रही थी ना मैम। कैलिफोर्निया इज ए सिटी इज लोकेटेड इन अमेरिका। ठीक है, ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया एक कंट्री है, अति शहर है। और यहीं भी पाया जाता है विक्टोरिया झील, यूएसए के अंदर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? कैसे लिखूं सर? कैलिफोर्निया। आप कैलिफोर्निया, यूएसए लिख लो, अमेरिका लिख लो, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख लो। बस छोड़ो, कभी वर्ल्ड के स्ट्रैटेजी हम लिखाएंगे ना तो बहुत कुछ लिखा देंगे। आपको सिर्फ खाली इतना कहिए कि आपको खाना खाने के बाद पचना चाहिए। आप ही पढ़ रही है तो आपको पचना चाहिए। ज़्यादा एक्सेस करोगे तो उल्टी उल्टी हो जाएगा ना। इसलिए क्या करना है आपको, अब बताना है कि सर इतना काफ़ी हो गया, हम सुन। सबका नोट बना लेंगे सर। हाँ, इन सबका एक नोट कॉपी बना लेंगे। एकदम ज़रूरी है, बना लीजिए। ये भारत का मैप है। जरा आप बताइएगा कि भारत की ऊपर से नीचे की लंबाई कितनी है? कल हम पढ़ा दिए थे। ये तो आपको अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। लंबाई भारत की एरिया वाइज लंबाई कितनी है? आप इसको लिखे नहीं थे? 3214 किलोमीटर लिखे थे? नहीं लिखे थे? आप याद रखिए, ये यहाँ से आप गया, ये क्या कहलाता है? सुनिए, भारत की पूर्वी से लेकर दक्षिणी हिस्सा तक की इसकी चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। नहीं लिखी थी? बांग्लादेश का ये सब मैप बनाई थी आप? तो मैप में लिखी होगी। तो फिर आप मैप बनाना पहले सीखिए, इसको मैप लिखिए। और नहीं तो आप लिख लीजिए, देखिए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, ऐसा लिखिए। भारत की लंबाई कितनी है? तो आप लिखिएगा 3214 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट, पूर्व से पश्चिम
भारत की चौड़ाई कितनी है? हम बताइए जाते हैं। 2933 किलोमीटर। अब एक और दिखाते हैं आपको, एक और ट्रिक सिखाते हैं आपको। कर्क रेखा जब भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या? सुनिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। हाँ, इसका ट्रिक क्या है? ये देहाती पूरा बिहारी के लैंग्वेज में मित्र पर गमछा झार, है ना। अब देखिए मित्र का मतलब ये, इसका मतलब मिजोरम। पहले आप इसके लिख लिए। हाँ सर। अब ऊपर एक क्वेश्चन लिखे ऊपर टॉपिक में लिखिए, तो बाहर का नाम है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, आप लिख लिए कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान से देखिए, ये ट्रिक है। क्या है? याद रखिएगा ट्रिक से। मित्र पे गमछा झार कैसे? एम से मिजोरम क्या होगा? और एम से मिजोरम, और त्रा से क्या होगा? त्रिपुरा क्या होगा? ठीक है। और ग से क्या होगा? गुजरात क्या होगा? और म से क्या होगा? मध्य प्रदेश क्या होगा? और छ से क्या होगा? छत्तीसगढ़ क्या होगा? और झ से क्या होगा? झारखंड क्या होगा? और ऐसे क्या होगा? राजस्थान क्या होगा? समझ गए? पर का कोई यूज नहीं। मित्र पर गमछा झार नहीं, पर से कोई मतलब नहीं। ये पर मतलब एक जोड़ने के लिए, जैसे मैम पढ़ाती ना हेल्पिंग पर पढ़ाती ना, ऐसी हेल्पिंग पर करती। ये होगा मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 कितने गुजरते हैं? 7 रेखा। अब देखिए, सॉरी, प से है ना, प से पश्चिम बंगाल कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। 8 टोटल कितने राज्यों से गुजरते हैं? 8 राज्यों से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, गुजरात यहाँ हो गया, यहाँ आ गया। या तो आप ये वाला राजस्थान टच करता है थोड़ा सा बाउंड्री आगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आया, छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ आ गया। और यहाँ पे देखिए त्रिपुरा मिजोरम, ये वाला थोड़ा सा ऐसा आना चाहिए। ये त्रिपुरा मिजोरम वाला ऐसा है, ये आगे ऐसे जाता है। ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है? पश्चिम बंगाल है ना। तो टोटल कितने राज्यों से? आप इसको लिखो। 8 राज्यों से। देखिए, मित्र पे गमछा झार लिखिएगा। कर्क रेखा भारत के टोटल कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला मित्र पे गमछा झार मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ठीक है। प्लीज राइट डाउन ऑन योर कॉपी। पढ़िए, भारत के नक्शा बनाया है। पापा जी के नाम रोशन कीजिए। भारत के नाम भारत के नक्शा। अरे छोड़िए ना सर, दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में तो कुछ भी नहीं। दिमाग में है ना, चल। लेकिन कोशिश कीजिए। आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो ड्राइंग व्राइंग में ज़्यादा इमेजिनेशन होता होगा। रफली हो गया है ना, ठीक, बना लीजिएगा। ठीक, ये सब बात किलो गर्मी पड़ा रही है। हमको ऐसे 4 घंटा छोड़ दिए पढ़ा, हम 4 घंटा पढ़ाते रहेंगे। झारखंड, राजस्थान। झारखंड, राजस्थान। ठीक है, यहाँ जगह ने इधर लिख दिया।
सर क्वेश्चन कैसे पूछता होगा डिग्री वाला हाँ। होगा ना, जैसे डिग्री वाला था ना अक्षांश वाला, हम बता दिए भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तब मुझे बताएंगे कि 4 डिग्री 7 कुछ ऑप्शन में दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और और लंबाई में जिसमें केवल दोनों में नॉर्थ लगा रहे हाँ तो दोनों या फिर दोनों में ईस्ट लगा रहे, दोनों में से ज्यादा। वही आंसर होना चाहिए। और ये वाला कैसे पूछेगा? ये पूछेगा भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इनमें से किन राज्यों में से नहीं गुजरती है। अगर आपको ये सभी राज्य याद रहेगा तब तो पकड़ लेंगे किन में से नहीं गुजरती है। यस। Clear? और ये वाला सर किलोमीटर वाला भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और नक्शा बना दीजिए। और भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। छत्तीसगढ़। राजस्थान। अब पूछता है भारत में, एक और क्वेश्चन इससे बनता है, कर्क रेखा कौन सा राज्य है जिसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, या कर्क रेखा के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है। कर्क रेखा के सबसे उत्तर में, जस्ट उत्तर में, ध्यान से देखिएगा, त्रिपुरा थोड़ा सा यहाँ पड़ जाता है, मिजोरम थोड़ा ऐसे है और त्रिपुरा थोड़ा सा ऐसा है। तो कर्क रेखा जो है ऐसे होकर ऐसे गुजर जाती है। मिजोरम पे जस्ट ऊपर है, ऊपर की तरफ क्या हुआ, उत्तर यानी नॉर्थ। तो पूछेगा ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा उस राज्य के उत्तरी हिस्सा से गुजर जाती है। तो ये कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल है ना, बीच में आता है। 8 राज्य होंगे कैसे, 9। नाम नहीं है ये, मैंने ऐसे डिनोट करने के लंबाई दे दिया है, डिनोट करने के लिए। ये भी चौड़ाई लंबाई, एरिया पढ़ते हैं ना मैथ में, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसी एरिया से नहीं, किसी चीज़ का अगर हम एरिया क्षेत्रफल निकालना हो तो जब इसका लंबाई पता होगा, चौड़ाई पता होगा, तब ना एरिया निकालेंगे। अब हम इसको बताते हैं एरिया कितना है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। इसको लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो भारत के एरिया ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं। तो वैसे याद रखने के लिए डायरेक्टली क्या है, तो लिखिएगा भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, ये लिखिएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको मिलियन में देखा जाए तो 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलियन में पूछ देता है, कभी कभी पूछता है कि मिलियन में कितना है, तो 3.28 कितना है, 3.28। और वैसे किलोमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 263 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ, तो भारत इतना बड़ा है, देख रही है, स्क्वायर है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत जो है पूरे विश्व में अपना कितना एरिया साझा करता है, भारत जो है अपना क्षेत्रफल पूरे वर्ल्ड का कितना % एरिया साझा करता है, तो 2.8%। कितना, 2.8% भारत जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का जो एरिया है उसका साझा करता है। कितना %, लिखिएगा, भारत पूरे विश्व का 2.8% किलोमीटर स्क्वायर। भारत जो है विश्व का
पूरे विश्व का 2.8% भूभाग देखिए, भूभाग मीन्स एरिया, ठीक है, कितना प्रतिशत एरिया को शेयर करता है? एरिया पूरे विश्व का 2.8% भूभाग भारत के पास है। एरिया लिखिएगा, भारत पूरे विश्व का 2.8% भूभाग शेयर करता है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत पूरे विश्व का कितना % जनसंख्या शेयर करता है, तो 70.5%, कितना? 17.5%। देखिए देखिए भारत पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या शेयर करता है। शेयर करना तो हिंदी में क्या बोलेंगे? आज साझा करना, ठीक है। शेयर करना साझा होता है ना। ऐसे एक पॉलिटी में 10th क्लास के पॉलिटी में लिखा है पावर शेयरिंग, मतलब हाँ, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। जो लीडरशिप होता है, जो लीडर किस तरह से सत्ता की अपना साझेदारी, पावर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके बारे में पढ़ना। मोदी बैठेगा ना, अब देखिए यहाँ तक हो गया, आपका यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं भारत की ये कोस्टल लाइन के आसपास, इधर इधर गुजरते हैं, फिर एंट्री करेंगे इसके राज्य के अंदर, फिर एक एक राज्य को बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ 30,000 1 लाख रुपया दे के जो पैसा खर्च करता है, आज आप एजुकेशन आप लेके देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि उस लायक हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैम, am I right? Yes or no? You tell me. साझा करना मतलब बांटना। अब देखिए थोड़ी सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसको कर देते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान से, मैं ब्लैक से करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये जो एरिया है, यहाँ से ये जो एरिया ऐसा, ये जो है भूभाग है, ये है भूमि सीमा, ठीक है। अब पूछेगा भारत में भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? भारत में भूमि सीमा की लंबाई यानी ऊपर से ये गुजरात तक और इधर से यहाँ तक, बाकी इधर तो बॉर्डर बोर्ड है ना, इधर बॉर्डर बॉडी, यानी क्या बताए थे ना, हिंद महासागर है ना। इधर क्या बताए थे, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर बताए थे। तो कहने का मतलब इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी, तो इसको क्या बोलते हैं, कल बताए थे, आइलैंड, प्रायद्वीपीय भारत, या इधर प्लेटो, ऐसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। कल बताए थे ना कि प्लेटो ऐसे होता है, ये पहाड़ होता है। तो यहाँ जो एरिया है, इस दक्षिण भारत का ये एरिया कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत। हाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। हाँ, प्रायद्वीपीय महाद्वीप में आएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये वाला लाइन है, इस लाइन को कहते हैं कोस्टल लाइन, इंग्लिश में कहते हैं जलीय सीमा। क्या बोलते हैं? ये वाला है कोस्टल लाइन, यानी वैसा एरिया जो पानी के साथ में साझा करता है, दैट मीन्स कोस्टल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? जलीय सीमा। क्या बोलेंगे? जलीय सीमा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? भूमि सीमा, जो क्या है, लैंड शेयर कर रहा है। अब इधर जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना है लिखिएगा?
और ये जो है इसका एरिया कितना है 16,600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर। और अगर मैं इधर अंडमान निकोबार को मिला दूं, इधर किसको मिला दूं, और इधर मैं लक्षद्वीप को मिला दूं, ये भी क्या है, जलीय सीमा है कि नहीं है? गुजरात कितना करता है सर? गुजरात की कोस्टल एरिया यहाँ से है ना यहाँ तक 1600 किलोमीटर। 16 गुजरात ना, ई वाला आता है भूभाग, तब ये दोनों में कौन आ जाता है, या खंबात की खाड़ी है तो आधा जलीय सीमा आधा भूभाग में आ जाता है। सबसे ज़्यादा आंध्रा का है। सबसे लंबा यही है, आंध्रा ना है? नहीं सबसे ज़्यादा गुजरात, गुजरात का हाँ, और दूसरा सबसे ज़्यादा आंध्रा, 7616 किलोमीटर तक का है। हाँ, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, इसके बाद से दूसरा आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा। तो देखिए यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। समझ गई ये? और अगर मैं इसको और इसको अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को, इस दोनों को मिला दे तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? हाँ, ये 1600, हाँ, और ये आपका कितना था, 15,200, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो कुल लंबाई कितना हो जाएगी, 17,516.7 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाते हैं। हाँ, अगर इन दोनों को मिला, ऐसे लिखिएगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जलीय सीमा मिलाने पे इसकी लंबाई, जलीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17,516.7 किलोमीटर, ठीक है। क्यों पढ़ना है जब दोनों को मिलाकर? क्यों पढ़ना है? ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। जब हम जलीय सीमा पढ़ रहे हैं तो जलीय सीमा जहाँ जहाँ होगा वो सब न मिलाएंगे। हाँ, जब लैंड सीमा पढ़ रहे हैं तो लैंड सीमा मिलाएंगे। निकोबार के तो अलग होगा सर। इसका अलग, इसका अलग है। इसमें टोटल 516 द्वीप है, समझ गए? 516 द्वीप है। इसके अंदर 36 तो नहीं, 37 द्वीप है लक्षद्वीप के आसपास छोटा छोटा, और यहाँ पे 516 है। इसलिए एरिया में सबसे बड़ा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। इसके नीचे हिंद महासागर के सबसे बड़ी कंट्री मेडागास्कर, हिंद महासागर की सबसे बड़ी कंट्री मेडागास्कर। मेडागास्कर को बहुत हेल्प करता है इंडिया। मालदीव इधर है, मालदीव, अंडमान निकोबार और छोटे छोटे द्वीप है, 37 द्वीप है, किसमें सर? महाद्वीप नहीं, द्वीप। लक्षद्वीप में। हाँ, लक्षद्वीप के अंदर क्या छोटे छोटे, और इधर 516 द्वीप है, 37 द्वीप। छोटा छोटा को द्वीप कहते हैं और बड़ा को महाद्वीप कहते हैं। हाँ, देखिए ये वाला जलीय सीमा, ये लैंड सीमा इतना है, और ये जलीय सीमा 6100, और इसका कितना हो गया, लिख लिए। देखिए ये वाला एरिया इसका कितना होता है, 700, और ये 6100, तो 7 5 से 516। देखिए यहाँ पर 17 नहीं, कितना होगा, इधर एक मीटर लीजिएगा, 7516.7 किलोमीटर, ये ठीक है। डाटा करेक्ट करते हैं ना, यहाँ से इन दोनों का नाप के, क्योंकि जोड़ना है दोनों को, तो यहाँ पे दिखेंगे ना पूरा, समझ गए। इन दोनों को मिलाने के बाद इतना है, और ये भी, ये पूरा, और इन दोनों को मिलाने के बाद कितना है, 7500। और ये दोनों, हाँ, ये कोस्टल लाइन 1600 प्लस इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 7516 किलोमीटर, ठीक है। और खाली जो लैंड है ये कितना है, 15,200। क्लियर है ये दोनों का। हाँ, तो भूमि सीमा पूछेगा तो आप इतना बताइए, जलीय सीमा पूछेगा, 16 कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। नहीं, कुल जलीय सीमा के साथ। हाँ, कुल पूछेगा तो दोनों सब मिला के, ठीक है। ये जलीय सीमा में
में ही आएगा ना सर, लक्षद्वीप और हाँ, अंडमान दोनों दोनों समुद्र के अंदर है तो जलीय सीमा में आएगा। दो ही को जलीय सीमा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार की अपनी अलग कहानी है, अलग हिस्ट्री है, अलग ज्योग्राफी, अलग पॉलिटी है, और लक्षद्वीप की अलग हिस्ट्री, अलग ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको बता देंगे हम। अभी रुकिए ना, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब चलिए। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने में तो ज़्यादा नहीं पढ़ी। अच्छा, पढ़े ऐसा घूमते हुए दिमाग में। अब इतना आप जो पढ़े उतना समझ में आया ना हाँ, ये सारा समझ में आया। आपको मैम? कल हमको एकदम दिमाग सेट लगेगा, आज मेरा एकदम फ्रेश। आज फ्रेश है। आज कहीं भी ये पूछने का पड़ा है वो तो निकल रहा है कि हाँ हाँ। पूछ रहा है। आज ठीक लग रहा है। देखिए, ये जलीय सीमा पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। अब कुछ ऐसा है स्टैटिक इसमें बनता है कि भारत जो है पूरे, ये दोनों तो लिख लिया स्टैटिक आपने। भारत जनसंख्या में कितना शेयर करता है, भारत क्षेत्रफल में कितना शेयर करता है, अब भारत के, हाँ, इसमें कितना शेयर करते हैं? अब वर्ल्ड में भारत जो है किस किस चीज़ों में आगे है, कौन कौन सी प्रोडक्शन में आगे, हाँ। टॉपिक बना देते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में भारत 7वें नंबर पे आता है, किसमें? क्षेत्रफल में, है ना। तो पहला कौन आता है? रसिया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पूरे विश्व की सबसे बड़ा एरिया रसिया। और दूसरा कौन आएगा? कनाडा। कौन आएगा? कनाडा। रसिया, कनाडा। तो क्वेश्चन बना के लिए थे सर। आप लिखिए ऊपर, विश्व में भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में भारत की कितने कैमा स्थान है? 7वां। इसमें भारत के अकॉर्डिंग नहीं, विश्व में भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो 7वां। पहला कौन आएगा? रसिया। दूसरा कनाडा। और तीसरा कौन आता है? चाइना। चौथा कौन आता है? यूएसए। पांचवा कौन आता है? ब्राज़ील। और छठा कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन है? अपना प्यारा भारत। आई लव यू इंडिया। ठीक है, ये सीक्वेंस में आ जाता है। ठीक है, पूछेगा भारत कौन सा देश के बाद सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, तो ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया के, ऐसा क्रम में आता है लिखने के लिए। विदेश उसके कार्य से नहीं है सर। हाँ, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो और कुछ बढ़ाएं? ये आपका हो गया ज्योग्राफी। हिस्ट्री शुरू करें, पॉलिटी शुरू करें। एक दिन बांट दीजिए ना सर हम लोग को। चलिए आज रूटीन, सर जी रूटीन आप बनाए कि नहीं सर? तो ठीक है, आज के लिए इतना। हाँ सर, इतना ठीक है, हम लोग जा लोग नींद आ रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बंद करें। बंद करिए।